ऐसा कैसे होता है कि एक ज्वालामुखी 10,000 साल तक खामोश रहता है और 10,000 साल बाद एक धमाका होता है और धमाका इतना खतरनाक कि उसकी राख से भारतीय विमानों पर खतरा पैदा हो जाता है। जी हां दोस्तों, इथियोपिया के हाइला गुब्बी ज्वालामुखी फटने से, वो ज्वालामुखी जो करीब 10,000 साल से खामोश था, उसके फटने के बाद जबरदस्त अफरा तफरी हो गई है और इसके बहुत गंभीर परिणाम भारत पर दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके मैं आपके सामने तस्वीरों के जरिए इस मंजर को पेश करना चाहता हूं। इंतजार कीजिएगा क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाऊंगा कि भारतीय विमानों को कितना खतरा है, भारतीय विमानों को खतरा क्यों है और डीजीसीए यानी जो भारतीय विमान उड्डयन मंत्रालय से जुड़ा जो विभाग है वो इससे बचने के लिए क्या क्या कर रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अब हम दिसंबर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, एक ऐसा वक्त जब लोग अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं और अगले 2 से 3 दिन बहुत क्रूशल, बहुत अहम होने वाले हैं। लिहाजा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऐसा खतरा होता है तो ये अपने आप लोगों में चिंता पैदा कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो इथियोपिया का है और इस वीडियो को वहां के एक शख्स ने लिया है। आप देखिएगा, पीछे आप ज्वालामुखी की राख को देखेंगे, हाईली गुब्बी ज्वालामुखी की राख को देखेंगे और एक इंसान की आंखों में उसका खौफ। और यह धमाका इतना खतरनाक था दोस्तों कि धुएं का गुबार हवा में 10 से 15 किलोमीटर ऊंचा गया। सही सुना आपने। एक तो एक ज्वालामुखी जो 10,000 साल से खामोश है, कोई हरकत नहीं है। और क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक नजरिए से अगर एक ज्वालामुखी 10,000 साल से खामोश है तो उसे डोरमेंट ज्वालामुखी या डोरमेंट वॉल्केनो कहा जाता है, यानी कि उससे कोई खतरा नहीं है। वैज्ञानिक अचरज में है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि 10,000 साल से एक ज्वालामुखी खामोश था और फिर एक धमाका होता है। अब वो मंजर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि करीब 10 से 15 किलोमीटर ऊपर, यानी कि जहां धमाका होता है उससे 10 से 15 किलोमीटर ऊपर धुएं का गुबार है। और ये तो कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं अगर धुएं का गुबार भारत तक पहुंच रहा है, क्योंकि इथियोपिया में धमाका होता है और अब खतरा मध्य एशिया को है। मैं इस कार्यक्रम में खासतौर से भारत की बात कर रहा हूं क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, खतरा यहां बदस्तूर भारत को बना हुआ है। अब मैं धमाके का एक और वीडियो पेश करना चाहता हूं एक नए एंगल से, और यहां पर आप लोगों में अफरा तफरी देखने वाले हैं। देखा जाए। अब बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि हमारे विमानों को क्या खतरा है, मगर उससे पहले ये पूरा घटनाक्रम क्या हुआ मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूं। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ आपके सामने एक ऐसी खबर नहीं लाना है जिसका सीधा असर हम भारतीयों पर है, विमान में सफर करने वाले लोगों पर है, बल्कि सरल शब्दों में आपको यह भी बताना है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। इसलिए अंत तक मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि दरअसल हो क्या रहा है। गौर फरमाए दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने। इथियोपिया में हाईली गुब्बी ज्वालामुखी फटने की वजह से आसमान में कई किलोमीटर ऊपर तक राख के बादल दिखाई दे रहे हैं। इसका असर भारत तक देखा जा रहा है। राख का ये गुबार लाल सागर को पार कर मध्य पूर्व और मध्य एशिया की तरफ बढ़ रहा है। जमीन पर इसका अधिक असर महसूस नहीं होगा क्योंकि ये बादल काफी ऊंचाई पर हैं, लेकिन ये ऊंचाई ही वो जगह है जहां ज्यादातर यात्री विमान उड़ते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग के लिए यह बहुत बड़ी चेतावनी हो गई है। आने वाले दिन भारतीय मौसम विभाग का एक भी शख्स सो नहीं सकता, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग के सामने चुनौती है कि कोई भी घटना एक बड़ी आपदा में तब्दील ना हो जाए। भारतीय मौसम विभाग ने बीबीसी से बात की है और उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बीबीसी को बताया कि इसकी वजह से प्रभावित ऊंचाई समुद्र तल से 8.5 किलोमीटर यानी 5.2 मील और 15 किलोमीटर के बीच है। महापात्रा ने कहा कि इससे सैटेलाइट के काम करने और उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है, लेकिन इससे मौसम की स्थिति या वायु की गुणवत्ता या मौसम पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। ज्वालामुखी की राख सोमवार रात उत्तर भारत पहुंची थी और ऐसा लगता है कि अब चीन की ओर बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, कई उड़ानों को रद्द किया गया है और जैसे मैंने बताया, इसका असर न सिर्फ भारत पर बल्कि चीन पर भी पड़ रहा है। कई उड़ानों को रद्द किया गया है। इंडिगो, एयर इंडिया, आकाशा एयरलाइंस, ये तमाम एयरलाइंस जो हैं उन पर असर पड़ा है। इनफैक्ट कई जो उड़ानें थीं उनके रूट को बदला गया, उन्हें दूसरे शहर में उतारा गया क्योंकि सामने खतरा दिखाई दे रहा था। और अब यह महज आगाज है। आने वाले दिनों में अगले 2 से 3 दिन बहुत अहम होने वाले हैं। विमानों पर इसका क्या असर पड़ रहा है आपकी स्क्रीन पर। कई उड़ानें रद्द। एयर इंडिया ने 11 उड़ानें रद्द की हैं, वहीं इंडिगो, आकाशा और केएलएम की उड़ानें भी इस कारण प्रभावित हुई हैं। डीजीसीए ने स्थिति के मद्देनजर विमानन कंपनियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों से कहा है कि वो अपने पायलटों से कहें कि राख के बादल दिखने की जानकारी तुरंत नियामक से साझा करें। साथ ही वो इंजन की परफॉर्मेंस और विमान के केबिन में किसी तरह की गंध या राख देखे जाने के संबंध में भी रिपोर्ट करें। डीजीसीए ने कहा है कि प्रभावित इलाकों के आसपास संचालित होने वाली उड़ानों की निगरानी करने को कहा है। स्थिति बिगड़ने पर प्रभावित हवाई अड्डों पर उड़ानें रोकी जाएं या उनमें देरी की जाए। मगर हमें इस पूरे मामले की जड़ में पहुंचना होगा दोस्तों। इथियोपिया का हाईली गुब्बी ज्वालामुखी 10,000 साल तक खामोश रहता है और उसके बाद फटता है। इसको लेकर हमें क्या जानकारियां मिल रही हैं आपकी स्क्रीन पर। इथियोपिया के अफार क्षेत्र में हाईली गुब्बी ज्वालामुखी रविवार की सुबह फूटा। पिछले 12,000 सालों में हाईली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने का यह पहला मामला है। घना धुआं 14 किलोमीटर ऊंचाई तक आकाश में उड़ता दिखाई दिया। ज्वालामुखी से निकला गुबार यमन, ओमान, भारत और उत्तरी पाकिस्तान तक पहुंचा। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि इसका असर विमानों पर क्या पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमें ध्यान से जिम्मेदार एजेंसियों पर निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इस मुद्दे पर आप गोदी मीडिया पर एतबार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया इसकी चर्चा भी सलीके से नहीं कर रहा है और अगर वो करेंगे भी तो उनकी सोच बिल्कुल ऐसी होगी मानो दुनिया में एक प्रलय आ गया है। इसमें दो राय नहीं कि जो तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं वो प्रलय से कम नहीं है, मगर बहुत जरूरी हो जाता है कि इसे बहुत सलीके से कवर किया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया, विमानों को क्या खतरा पैदा हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। ज्वालामुखी की राख से विमानों को क्या खतरा होता है। राख में मौजूद कण इंजन को प्रभावित कर सकते हैं। इंजन फेल भी हो सकता है। टेक ऑफ या लैंडिंग के समय ऐसा हो तो इंजन दोबारा स्टार्ट करने का समय ही नहीं होता। दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। राख के कण विंडस्क्रीन को घिस देते हैं जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। ये कण सेंसर्स को भी खराब कर सकते हैं जिससे नेविगेशन सिस्टम बिगड़ सकता है। केबिन की हवा की क्वालिटी भी इससे खराब हो सकती है। तो आप देख सकते हैं यहां चुनौती कई लेवल्स पर है, यानी कि जो पायलट फ्लाइट उड़ा रहा है उसके विंड स्क्रीन पर यह असर पड़ सकता है, यानी विजिबिलिटी पर असर। अगर ये कण मशीन में घुस गए तो उड़ने में असर हो सकता है और चूंकि विमान हवा में होता है तो बहुत ज्यादा विकल्प, बहुत ज्यादा ऑप्शंस रह नहीं जाते हैं। लिहाजा डीजीसीए की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है और उससे भी बड़ी बात, आईएमडी इसे सही तरीके से पहले से भविष्यवाणी करनी होगी ताकि ऐसी किसी स्थिति में कोई विमान खुद को ना पाए। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यह पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है। इससे पहले भी इस तरह के जो ज्वालामुखी हैं फटे हैं, खासतौर से जो सुप्त ज्वालामुखी या डॉर्मेंट वॉल्केनोज हैं, इससे पहले फटते रहे। वो कौन कौन सी घटनाएं हैं आपकी स्क्रीन पर। 2010 आइसलैंड का एक ज्वालामुखी फटा। करीब 2 सप्ताह तक यूरोप में हवाई यात्रा पूरी तरह रुक गई। 1989 माउंट रेडाउट ज्वालामुखी फटा। एम्स्टरडैम से टोक्यो जा रहे एक विमान के सभी 4 इंजन एक साथ बंद हो गए। बाद में विमान को एंकरेज में उतारा गया।
1982 कुआलालंपुर से पर्थ जा रहा एक विमान इंडोनेशिया के ऊपर राख के बादल में चला गया। विमान के सभी 4 इंजन बंद हो गए। हालांकि विमान को सुरक्षित जकार्ता में उतार लिया गया। यानी कि कम से कम 2 ऐसी घटनाएं हैं दोस्तों जहां चारों इंजन बंद हो गए थे, मगर फिर भी उन्हें सुरक्षित उतार लिया गया। यानी कि हालात इतने भी दूभर नहीं होंगे, बचने की गुंजाइश साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मगर जैसे मैंने कहा दोस्तों, विमानों के लिए क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, सही मायने में खतरा है और इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। सबसे बड़ी बात, विमान के सेंसर्स को खतरा हो रहा है और जैसे ही सेंसर्स को खतरा होता है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि विमान उड़ने, टेक ऑफ करने और उतरने के लिए लगातार मुश्किलात पेश आती हैं। और विमान के सेंसर्स को किस तरह की तकनीकी खराबियां सामने उत्पन्न होती हैं आपकी स्क्रीन पर। ज्वालामुखी से निकलने वाली राख सिर्फ विमान के इंजन को नहीं प्रभावित करती, बल्कि विमान की बाहरी सतहों और नेविगेशन सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकती है। राख के सख्त और नुकीले कण विमान की खिड़कियों और बाहरी सतह से टकराते रहते हैं, जिससे वो धीरे धीरे घिसने लगती है। राख के कण सैंड पेपर की तरह विंड स्क्रीन को घिस देते हैं, जिससे पायलट की विजिबिलिटी कम हो जाती है, यानी कि देखने की क्षमता कम हो जाती है। हालांकि यह घिसावट तुरंत किसी बड़े खतरे में नहीं बदलती, लेकिन विमान के लिए यह नुकसानदेह होती है और आगे चलकर मरम्मत की जरूरत पड़ सकती है। यह जहाज के सेंसरों को भी खराब कर सकती है। इससे स्पीड मापने वाले सेंसर गलत रीडिंग दे सकते हैं और नेविगेशन में मुश्किल आ सकती है। इसके अलावा केबिन की हवा की क्वालिटी भी इसकी वजह से खराब हो सकती है। राख के बहुत महीन कण कभी कभी वेंटिलेशन सिस्टम में घुस जाते हैं, जिससे यात्रियों और क्रू को सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ सकती है। तो यकीनन दोस्तों, ये ज्वालामुखी की राख डरावनी है, मगर जैसे मैंने कहा इससे पहले ऐसी ढेरों मिसालें सामने आई हैं जहां पर बहुत ही मुश्किल हालात से भी विमान अपने आप को जो है बचा लाए हैं। 1982 घटना का मैंने जिक्र किया, 1989 की घटना का जिक्र मैंने किया। इसमें पायलट की सूझबूझ बहुत काम आती है और जैसे मैंने कहा, हमें खुद को ऐसे हालात में ही नहीं पाना है और इसमें डीजीसीए की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मास मीडिया इस पर बहुत गंभीरता से डिबेट करे और ऐसा नहीं कि साहब उसको लेकर सेंसेशनलिस्ट हो जाए। सही मुद्दे सामने रखें, क्योंकि अगर आप सही मुद्दे सामने रखेंगे और सरकार पर अभी से दबाव बनाएंगे तो किसी भी तरह की कोई लापरवाही की गुंजाइश नहीं रहेगी। मगर अगर आप सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे, डीजीसीए पर दबाव नहीं बनाएंगे, सही मुद्दे नहीं उठाएंगे, तो लापरवाही की गुंजाइश रहेगी। क्योंकि जब आप पर प्रेशर ही नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है, सुधार की या सतर्कता की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। इस मंच पर यह ज्वालामुखी और इससे जो उत्पन्न चुनौती है, उससे जुड़ी जानकारी मैं लगातार आप तक पहुंचाता रहूंगा। यह मेरा वादा है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।